हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। होप यू डूइंग वेल। सो आज हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और हमारा आज का टॉपिक है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। सो इस लेक्चर में हम इस बिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या अमेंडमेंट हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है इसका और इसका कंटेक्स्ट क्या है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखेंगे हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्रिमिनल्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अगर कोई इंसान है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड कर ले। और ऐसा होता कैसे, ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है कि कोई इंसान जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है उसको पॉलिटिकल पोजीशन मिल जाती है। सो उसके रीजंस क्या हैं? सो द फर्स्ट वन इज़ लीगल लूप होल्स। सो इसमें है कि जो वोटर्स हैं, यानी कि हम लोग वोट करने से पहले ये नहीं देखते कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है हमारे सामने, जो जिसे हम वोट कर रहे हैं, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो कोई किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करता। सो ये एक मेजर पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ जुडिशियल डिलेज़। जुडिशियल डिलेज़, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये भी एक रीज़न है। देन मनी पावर, अगर लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है कि कैंडिडेट पैसे की पावर दिखा के वोटर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। देन मसल पावर, अगर वो लोग सिटीजन्स का, वोटर्स का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे तो वो वायलेंस के थ्रू वोट बटोर ही लेते हैं। देन वोटर्स, सो एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 15% ज़्यादा चांसेस होते हैं उन कैंडिडेट्स के जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि वो इलेक्शन जीत ही जाएंगे। तो नाउ इम्पैक्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर बढ़ेगा तो इससे करप्शन भी बढ़ेगा, और अगर करप्शन बढ़ेगा तो जो कंट्री का रूल ऑफ लॉ है और जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो भी वर्स्ट हो जाएगा, और जो कंट्री की सिचुएशन है वो वर्स्ट हो जाएगी, और जो फ्री और फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और गुड गवर्नेंस भी इससे इम्पैक्ट होगा, और पब्लिक ट्रस्ट तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा कि वोट्स एज़ यूजुअल मनी पावर और मसल पावर से ख़रीद लिए जाएंगे, तो पब्लिक ट्रस्ट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। और आप इस डायग्राम को अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि एक विशियस साइकिल बन जाती है कि अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता है तो इससे करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा तो जो कंट्री का रूल ऑफ लॉ एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो वीक पड़ेगा। सो नाउ नेक्स्ट इज़ डेटा। सो ये डेटा एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, और एडीआर स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के एरिया में काम करती है, और इसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नेंस को इम्प्रूव करना और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 46% MPs ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, और आउट ऑफ 46, 31% ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। देन 29% MLAs ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 40% सिटिंग CMs ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, और वुमेन कैंडिडेट्स भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। सो 28% वुमेन MPs और MLAs हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ये एक डायग्राम है, तो ये भी आप लोग अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं। सो देन नेक्स्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी मेंशन है कि जो कैंडिडेट्स क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके जीतने के चांसेस 15.4% हैं इन कंपैरिजन टू दोज जो कि क्लीन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके चांसेस सिर्फ 4.4% हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2025, सो ये एक्ट अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक ट्रस्ट को। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 डील करता है अपॉइंटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ COM इंक्लूडिंग PM, और आर्टिकल 164 डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू COMs इन अ स्टेट, और आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट डील करता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ में मतलब क्राइटेरियाज नहीं दिए हुए जो
पर्सन इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक क्राइटेरियाज नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज आरपीए एक्ट में मेंशन है, जो कि हम आगे देखेंगे। नाउ रिमूवल क्लॉज, अगर कोई मिनिस्टर, इट कैन बी पीएम, सीएम और मिनिस्टर, अरेस्ट होता है और उसको डिटेन किया जाता है 30 दिन के लिए, कंटिन्यू 30 दिन के लिए, और उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं, उसको पनिशमेंट मिलती है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई यूनियन मिनिस्टर या पीएम गिल्टी पाया गया है तो उसे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है आइदर डायरेक्टली और ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, और अगर स्टेट मिनिस्टर गिल्टी पाया जाता है तो उसे गवर्नर रिमूव कर सकता है ऑन सीएम्स एडवाइस, और अगर सीएम गिल्टी पाया जाता है तो उसे गवर्नर डायरेक्टली भी रिमूव कर सकता है। और यूटीज़ के लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं। देन रीअपॉइंटमेंट, तो जो मिनिस्टर्स अपनी सज़ा कंप्लीट कर लेते हैं, उनका केस क्लोज़ हो जाता है, तो उसके बाद वो आकर रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सो जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि जो इंसान इलेक्शन लड़ रहा है और वो किस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ये बैन करता है कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को, जो लोग जिन लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं और जिन लोगों को जेल हो चुकी है 2 साल या उससे ज़्यादा की, तो वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और अगर वो लोग अपना जेल टर्म पूरा करके आते हैं उसके बाद वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002। तो इसमें क्या था कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उनको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। और हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में भी ये मेंशन है कि वोटर्स कैंडिडेट का बैकग्राउंड जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2005। इसमें क्या था कि जो एमपी या एमएलए ऑलरेडी बने हुए हैं और सिटिंग एमपी और एमएलएज हैं, उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो पाए जाते हैं कि उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और उन्हें 2 या 2 साल से ज़्यादा की जेल हो चुकी है, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। इसमें क्या था कि ये जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन थी, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन की बात की थी कि जो भी सिटिंग एमपी और एमएलएज हैं और वो कन्विक्टेड पाए जाते हैं और उन्हें 2 साल या ज़्यादा से उससे ज़्यादा की जेल हो चुकी है, तो उनकी जो मेंबरशिप है हाउस की वो ख़त्म हो जाएगी और उनको इमीडिएट उसके अगेंस्ट इमीडिएट इफ़ेक्ट लिया जाएगा और वो उनको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नाउ CAC वर्सेस जन चौकीदार केस 2013। सो इसमें क्या था कि जो पर्सन अंडर ट्रायल है वो भी क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। देन मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014। इसमें कहा था कि किसी इंसान को हम सिर्फ इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ही हैज़ बीन चार्ज विद अ क्रिमिनल ऑफेंस। देन उसके बाद था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो सारे कैंडिडेट्स की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट और न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। सो उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। सो थ्रू कैंपेन ECI कैंपेन करा सकती है अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती है अमॉन्ग वोटर्स, सिटीजन्स। उसके बाद एफिडेविट्स, तो इसके थ्रू क्या होगा कि कैंडिडेट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेगा। देन KYC ऐप, इसमें भी इसके थ्रू भी कैंडिडेट्स अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेंगे। देन सिविजिल ऐप, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी इससे। देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और फाइनेंशियल जो फाइनेंसेस हैं, इलेक्टोरल फाइनेंसेस हैं, वो भी सिस्टमैटिकली रेगुलेट किए जाएं।
सो नाउ एट द एंड वे फॉरवर्ड, तो हम इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ज़्यादा पावरफुल बनाकर, देन विद द वोटर्स ड्यूटी, और उसके बाद जो भी पेंडिंग केसेस हैं उन पे एक्टिव एक्शन लिया जाए, देन प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लॉज एंड अमेंडिंग आरपीए। उसके बाद अगर ग्लोबली देखें हम कि अदर कंट्रीज़ इसे इस प्रॉब्लम को कैसे डील करती हैं, तो साउथ कोरिया में भी प्रॉपर मैकेनिज़्म है फॉर हाई रैंकिंग मिनिस्टर और ऑफिशियल्स के लिए, और सिंगापुर में तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है फॉर करप्शन। और सिंगापुर मतलब वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जहाँ पर करप्शन बहुत कम है। अगर बात करें हम सिंगापुर में, तो वहाँ पर सीपीआईबी है जो कि ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली और इन्वेस्टिगेट करता है एनीवन इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसके बारे में भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।